स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, 21 अप्रैल को सिविल सर्विसेज डे है। इस उपलक्ष्य में मैं आपके समक्ष लाया हूँ कुछ ऐसे सिविल सर्वेंट्स जिनके नाम तो आपने कम ही सुने होंगे या हो सकता है बिल्कुल ना सुने हो, पर उनके जो काम हैं वो बहुत ही इंस्पिरेशन से भरे रहे हैं। सो इंस्पिरेशनल वर्क ऑफ टॉप सिविल सर्वेंट्स, यहाँ पर एक तरीके से हम उन्हें याद करेंगे। और कुछ आज हमारे साथ नहीं है इस दुनिया में, पर कुछ बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और ये सारे के सारे एक तरीके से लाइमलाइट से दूर ही रहना चाहते हैं। इनका नाम और इनका काम ही बोलता है, इनका काम जब बोलता है तब इनका नाम हमें पता चलता है। तो देखते हैं। थोड़े दिन पहले आपने देखा होगा जी, एस जयशंकर जी जो हमारे विदेश मंत्री हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि इंदिरा गांधी जी ने उनके जो फादर थे उनको सेक्रेटरी के पद से हटा दिया था क्योंकि शायद वो बहुत ईमानदार व्यक्ति थे और उससे कुछ दिक्कत हुई हो। सो ऐसे ही बहुत ही शानदार ऑफिसर रहे हैं के सुब्रमण्यम, जो कि एस जयशंकर जी के पिताजी रहे हैं। यहां पर इन्होंने बताया, रिमूव्ड एज अ सेक्रेटरी इन द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय एक्स प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी। सो जो हमारे के सुब्रमण्यम साहब, जिनको नाम से सुब्बू भी जाना जाता था, वो थे टॉपर ऑफ 1951 के बैच के। साथ में उनको वर्क टायरलेसली फॉर सिक्योरिंग द सुरक्षा ऑफ भारत। और ये केवल और केवल उनके साथ वाले जो अन्य ऑफिसर हैं वो नहीं कहते थे। प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी ने भी उनके बारे में ऐसी बात कही। हामिद करजई, हामिद अंसारी जी जो कि हमारे उपराष्ट्रपति रहे हैं, उन्होंने भी ये बात कही। साथ में इंडियाज फोरमोस्ट थिंकर ऑन स्ट्रैटेजिक पॉलिसी, स्ट्रैटेजिक पॉलिसी, भारत के डिफेंस, यहां तक कि न्यूक्लियर डिटरेंस, एंड ऑल्सो ही ऑल्सो वॉज द डायरेक्टर एट IDSA, जो कि अब मनोहर पर्रिकर जी के नाम से चेंज हो गया है इस इंस्टीट्यूट का नाम, वन ऑफ द प्रीमियर इंस्टीट्यूट विच इज अबाउट द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। KS, अनदर शॉर्ट फॉर्म जिनको जाना जाता था, KS मोस्ट क्रेडिबल और परसुएसिव वॉइस थे इंडिया की न्यूक्लियर ट्रेजेक्टरी के लिए। साथ में करगिल जो हमारा 1999 में हुआ था, उसके बाद गवर्नमेंट ने जब रिव्यू किया उस कमेटी में भी इनका कंट्रीब्यूशन था। सो ऐसे थे के सुब्रमण्यम जी। और इनको कहा जाता है कि ही वॉज one of the best brains we ever had in terms of our external security, right? और साथ में हम देखें तो इन्होंने जो पढ़ाई करी वो मद्रास यूनिवर्सिटी से करी केमिस्ट्री में, उसके बाद लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में भी पढ़ने गए। और इनके सारे ही जो बच्चे हैं, मतलब बहन भाई हुए एस जयशंकर साहब के, वो बहुत ही इंटेलेक्चुअल और सफल लोग हैं। एक उनमें से IAS अधिकारी हैं, एक बहुत बड़े हिस्टोरियन भी हैं एस जयशंकर जी के भाई। सो मूविंग अहेड, ऐसे ही एक और ऑफिसर की मैं बात करूं तो वो हैं आपके डॉक्टर तारा दत्त। इनका नाम आपने नहीं सुना होगा कहीं भी, परंतु इनका जो काम है वो आज जान लीजिए। ये एक बहुत ही गरीब फैमिली से आते हैं और इनके दोनों ही पेरेंट्स जो थे ऑर्फन्स थे, मतलब अनाथ, माता पिता अनाथ थे, खुद नहीं, माता पिता अनाथ थे। तो आप समझिए कि गरीबी एक तरीके से, और माता पिता के ऊपर उनके माता पिता का साया ना होना, तो इनको भी दादा दादा नानी ऐसा कोई प्यार नहीं मिला, राइट? और बहुत गरीब, 10 भाई बहनों का परिवार है, बड़ा परिवार है। उसमें एक भाई आ जाता है जो कि बनारस, किसी तरह पिथौरागढ़ उत्तराखंड से बनारस पढ़ने आ जाते हैं और वो इनको बुला लेते हैं कि आप आ जाइए। और जिस स्कूल में ये वहाँ पढ़ने जाते हैं वहाँ संस्कृत पढ़ाई जाती है। इनको कहा जाता है आपको खाना तभी मिलेगा जब आप यहाँ स्कूल में पढ़ोगे भी। सो किसी तरह इन्होंने पढ़ाई शुरू करी वहाँ पर, और ये उस स्कूल में संस्कृत भी पढ़ते थे और साथ साथ इन्होंने फिर कॉलेज भी करा और BHU में भी एडमिशन लिया और वहां से ये PhD के स्कॉलर भी हो गए। उसके बाद ये हमेशा बनना तो चाहते थे प्रोफेसर, पर प्रोफेसर बन नहीं पाए, टीचर बन नहीं पाए, असफल हो गए। और बाद में इन्होंने अपनी वाइफ के लिए लिखा है कि मेरी वाइफ ने मेरा बहुत साथ दिया। जब उनकी वाइफ नहीं थी, जिस समय पढ़ रहे थे, तब इनके साथ ही पढ़ने वाली जो इनकी सहपाठिका थी, उनके साथ इन्होंने शादी भी करी। वो भी इंटेलेक्चुअल एक परसूट में रही और कॉलेज में रीडर, लेक्चरर, ये सब की भूमिका निभाई। तो इन्होंने कहा कि उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया और मैं असफल तो हो गया, लेक्चरर नहीं बन पाया, प्रोफेसर नहीं बन पाया, पर फिर इन्होंने
यूपीपीसीएस के थ्रू डीएसपी का एग्जाम निकाला पर गए नहीं, और फिर यूपीएससी में आईएएस की परीक्षा इन्होंने क्रैक की 1983 में। उड़ीसा इनको कैडर मिला, और इतनी गरीबी से भरा हुआ दोस्तों एक परिवार में से आ रहे थे कि जब यूपीएससी का रिजल्ट आया तो ज्वाइनिंग करने के लिए रिपोर्टिंग जो करनी थी अपने घर पिथौरागढ़, जो कि एक बहुत ही जैसे हम कहेंगे हिली एरिया है, आज भी हम कह सकते हैं कनेक्टिविटी बहुत अच्छी नहीं है। आप उस समय तो इमेजिन कर लिए 1983 की बात। तो ये रामनगर जो कि प्लेन का इलाका, जहां पर कॉर्बेट नेशनल पार्क भी है फेमस, आपको पता होगा, वहां तक ये पैदल चल के आए, राइट। और जैसे ही इन्होंने उड़ीसा में ज्वाइन किया तो वहां एक बहुत बड़ा फ्लड आया था और उसमें इन्होंने अपने कार्य से सबको प्रभावित कर दिया। इसके अलावा इनका जो नाम है वो टेरर दत्त नाम से भी जाना जाता था। तारा दत्त तो थे ही, ये टेरर दत्त भी थे। और टेरर दत्त क्यों थे वो मैं बताता हूं, क्योंकि ये अपने जो जूनियर्स थे उनके साथ बहुत ही कड़क भाषा में पेश आते थे, और कई बार तो इन्होंने इतना ज्यादा इंटॉलरेंस दिखाया, बिल्कुल भी टॉलरेंस नहीं था, लेक्सिटी, जहां पर भी किसी भी तरीके की लेक्सिटी होती थी, किसी भी तरीके का अनुशासनहीनता होती थी, वहां पर ये लोगों को, जो ऑफिसर्स होते थे उनको पब्लिक में ही डांट देते थे। कई बार तो वो ऑफिसर रो भी पड़े। और एक जो इनके राइटअप में पढ़ रहा था उसमें ये था, कुछ ऑफिसर्स तो यहां तक कहते थे कि किसी तरह हमारा ट्रांसफर करा दो, इनके अंडर से हम नहीं रहना चाहते हैं, और दूसरों के सामने जाके अपनी व्यथा बताते थे। सो एक और बड़ा इंसिडेंट है कि एनसीईआरटी के ऑफिस में इनकी वाइफ, जो कि टीचिंग करियर में थी और संस्कृत की ही स्कॉलर थी, वो गई और वहां पर उनको ऐसा एक सूचना मिली कि सिलेबस का पार्ट हटा दिया जाएगा संस्कृत को। और वो बड़ी ही उदास होकर जब घर वापस आई तो उन्होंने पूछा कि क्या हुआ है, तो उन्होंने बताया कि सिलेबस हटाया जा रहा है, और वो रो रही थी। इन्होंने उनसे प्रॉमिस किया कि आज के बाद और मरने तक हम आपस में एक दूसरे से संस्कृत में ही बात करेंगे, राइट। विल टॉक टू ईच अदर ओनली इन संस्कृत टिल द लास्ट ब्रेथ। और ये आज तक उसको फॉलो कर रहे हैं। और साथ में यहां छोटी सी जानकारी आपको दे दूं, ये मुझे कैसे पता है कर रहे हैं, क्योंकि मैं पर्सनली भी एक व्यक्ति को जानता हूं जो इनके रिलेटिव हैं, और आज भी ये नौकुचिया ताल नैनीताल के पास एक जगह है, बहुत ही एक तरीके से हम कहें लाइमलाइट से अलग जिंदगी जी रहे हैं। इन्होंने पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट लेने से भी मना कर दिया, और कोई भी इनकी अगर तरफदारी ज्यादा करता था ये उससे भी नाराज हो जाते थे, कहते थे मुझे लाइमलाइट बिल्कुल नहीं चाहिए। सो आगे मैं बताऊं आपको, यहां पर फेमस वर्क क्या है। भुवनेश्वर में लैंड एनक्रोचमेंट बहुत था। जब ये गए तो उन्होंने क्या किया, लैंड एनक्रोचमेंट को हटाया और 15-20 हजार करोड़ की संपत्ति सरकार के वापस कर दी। अब इससे बहुत सारे लोग खफा भी हुए, तो इनको शंटेड भी कर दिया गया। कई बार ऐसी जगह पे भेज दिया गया जिसको हम कहेंगे पनिशमेंट पोस्टिंग। पर ये उससे घबराए नहीं, उससे पीछे नहीं हटे, क्योंकि तारा दत्त वास्तव में टेरर दत्त थे अगेंस्ट द करप्शन। और फेलिन साइक्लोन आया था जब, तो ये एक सेक्रेटरी की भूमिका में थे। इन्होंने एसओपीज बनाई, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बनाए डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, और आज भी उड़ीसा में बहुत अच्छा माना जाता है। इसके अलावा तारा दत्त जी जो थे ज्वाइंट सेक्रेटरी जिस समय थे, कॉमनवेल्थ गेम्स हो रहे थे 2010 में दिल्ली में, और वहां पर सुरेश कलमाड़ी वे अन्य बहुत सारे नाम ऐसे आप जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो जरूर जानना चाहिए कि उस समय भारत की स्थिति ये हो गई थी कि हो सकता था घोटालेबाजी और खराब प्रोक्यूरमेंट और खराब व्यवस्था की वजह से हमारा जो कॉमनवेल्थ का गेम्स था वही या तो रद्द हो जाता है, पोस्टपोन करना पड़ता, और बड़ी ही शर्मसार भूमिका होती। तो कैबिनेट सेक्रेटरी जो थे उनके ऑफिस में किसी ने बताया कि एक व्यक्ति है ऐसा जो हर काम को जो भी डेडलाइन मिलती है उससे पहले कर देता है और वर्कहॉलिक है, आप उससे संपर्क करो। तो पता चला ये जब जॉइंट सेक्रेटरी पद पे थे तो इनको बुलाया गया और इनसे कहा गया आपका ये काम है। इन्होंने दिन रात मेहनत करके, जिसके लिए जाने जाते हैं, काम किया और संपन्न कराए सारे गेम सही से। और वहां से जो इन्होंने अर्न करा रेस्पेक्ट, और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने भी इनके बारे में बोला, वहां से जो अर्न करा रेस्पेक्ट, फिर इनको 2016 के एशियन गेम्स गुवाहाटी में भी बुलाया गया संपन्न कराने के लिए। साथ में
इनको ज्यादा लोगों ने जाना इसलिए नहीं, बिकॉज ये खुद ऐसे थे, हेटेड टू बी एडमायर्ड पब्लिकली, और बहुत नाराज हो जाते थे अगर कोई बड़ी बड़ी बातें करता था कि सर आप तो इतने मेहनती हैं, आपने ये किया। तो कहते थे कि मैं तो एक मिशनरी हूं, मैं तो एक मिशनरी ऑफिशियल हूं, मैं अब जस्टिफाई करता हूं, मुझे इतनी सारी जो सैलरी मिलती है बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। एक इन्होंने किताब भी लिखी है, और ज्यादा इनके बारे में जानकारी है ही नहीं, अपार्ट फ्रॉम जो इनके सहयोगी या इनको जानने वाले कुछ उड़ीसा के इन पर्टिकुलर अखबारों में लिखा गया है। जब इनको शंटेड कर दिया गया, जब इन्होंने बहुत अच्छा काम शुरू किया, तो इनको भेज दिया गया ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सिविल सर्विसेज के स्टेट लेवल पे। वहां पर इन्होंने जाके रिकॉर्ड 6 महीने के टाइम में गैजेट बना के रख दिए, डिस्ट्रिक्ट गैजेटेड्स बना के रख दिए सारे डिस्ट्रिक्ट्स के। और अन्य राज्यों में आप देखोगे अंग्रेज ही ये बना के गए थे, उसके बाद अपडेट नहीं हुए हैं। पर इनके प्रयासों से डॉक्टर तारा दत्त IAS, चीफ एडिटर गैजेटीज एंड डायरेक्टर जनरल ट्रेनिंग कोऑर्डिनेशन, देखिए ये पूरे का पूरा डॉक्यूमेंट जो है कई 400 से भी ज्यादा पेजेस का वर्ल्ड इंटरनेट पे उपलब्ध है। ठीक है, ये है तारा दत्त जी, जिनके बारे में हम कम जानते हैं, पर इन्होंने बहुत इंस्पायर किया है लोगों को ऐसी जिंदगी जीने के लिए जो कि आज देखना मुश्किल है। क्योंकि आप देखते हैं कि बहुत ज्यादा कुछ मिक्स बैग है। कुछ सिविल सर्वेंट बिल्कुल पर्दे के पीछे रह के काम करते हैं, कुछ बहुत ही ऑडेसिटी भी है और वो जनसंपर्क में रहते हैं। दोनों का ही अपना अपना दायरा है, दोनों का ही अपनी अपनी समझ है, परंतु हमारा उद्देश्य यह है कि इनसे इंस्पिरेशन हम ले सकते हैं। तो कितने गरीब फैमिली से आने के बाद भी इतना बेहतरीन काम किया है। इसके अलावा देखिए एक और बड़े ही अच्छे ऑफिशियल हैं जिनका नाम है मंगेश घिल्डियाल जी। इनकी रैंक 4 थी। साथ में ये भी लो प्रोफाइल रहते हैं, अपराइटनेस के लिए जाने जाते हैं, ईमानदारी के लिए। पूरी की पूरी जो शिक्षा है ग्रामीण अंचल से करी है। उत्तराखंड में ही परिवार में एक जन्म होता है, ग्रामीण अंचल से परीक्षा सारी शिक्षा करते हैं। पापा इनके, फादर इनके एक शिक्षक थे और फिर ये साइंटिस्ट बनते हैं, MSc करते हैं, साइंटिस्ट बनते हैं और फिर साइंटिस्ट बनने के बाद तैयारी जारी रखते हैं और पहले ही अटेम्प्ट में 131 रैंक आती है, IPS बनते हैं और उसके बाद IAS बन जाते हैं, सीधे रैंक 4 ले आते हैं। तो ये स्टोरी है मंगेश घिल्डियाल जी की। और यहां पर देखिए जब ये DM रहे उत्तराखंड के कई जिलों में, व्हाट ही वाज डूइंग, ही वाज बेसिकली आल्सो टीचिंग, बच्चों को पढ़ा रहे हैं प्राइमरी स्कूल में जाके। साथ में लव्ड बाय पीपल, लोगों ने रोड ब्लॉक कर दिए जब प्रोटेस्ट करने लगे कि ऐसे ऑफिसर को हम अपने आप से नहीं जाने देंगे। कहां पर हुआ? बागेश्वर जिले में, रुद्रप्रयाग जिले में। जहां भी जाते थे पीपल्स ब्यूरोक्रेसी बनाने की कोशिश करते थे। लोगों का भरपूर प्यार मिला इन्हें। और टीचिंग टू स्कूल किड्स, फ्री कोचिंग भी चलाई इन्होंने जितना भी टाइम मिलता था। और उत्तराखंड के युवाओं को एक तरीके से सिविल सर्विसेज में आने के लिए प्रोत्साहित किया। और अपनी वाइफ को भी इन्होंने भेजा, जो कि एक शिक्षक की कमी हो रही थी, तो अपनी वाइफ को भेज दिया कि आप यहां जाके पढ़ाओ, इस स्कूल में अभी शिक्षक नहीं है। और कहीं भी इसका प्रचार प्रसार नहीं किया। बहुत ही लो प्रोफाइल रहने वाले ऑफिसर हैं। इसी के साथ जब केदारनाथ में ट्रेजेडी आई थी, तो उसके बाद मिस्टर मोदी पर्सनली, जब सरकार आती है, मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं, तो उनका इन्वॉल्वमेंट काफी रहा केदारनाथ को दोबारा से जीर्णोद्धार कराने का, जो चीजें खराब हो गई थी उनको सही करने का और पुनर्निर्माण कराने का। तो पीएम मोदी ने भी इनके काम की तारीफ की जब भी वो जाते थे। और नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड भी मिला। यहां पर देखिए नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड मिल रहा है इन्होंने ई गवर्नेंस के थ्रू। और लोगों में देखिए बहुत ही पॉपुलर हैं, केदारनाथ में काम कर रहे हैं। और वॉज कॉल्ड ऑन बाय PMO एज अंडर सेक्रेटरी। अब आता है 2020 में अच्छे कार्यों का नतीजा। तो सीधे उत्तराखंड गवर्नमेंट से PMO कहता है हमें दे दीजिए ऐसा ऑफिसर, हमें जरूरत है। और कई जगह पर आर्टिकल्स में लिखा है कि PM मोदी के फेवरेट ऑफिसर्स में से हैं। पर इनको हम बहुत नहीं जानते क्योंकि ये लो प्रोफाइल रहते हैं और इनका पर काम बोलता है। साथ में एक और बहुत ही पर्सनली मैंने इनके बारे में काफ़ी पढ़ा है, और अगर एक किताब ना आती तो शायद इनके बारे में बहुत कम पता होता, पर बताना बहुत ज़रूरी है। ये है IPS ऑफिसर और 2012 बैच के IPS ऑफिसर हैं। सन ऑफ द सॉइल हैं, मतलब जम्मू कश्मीर से ही आते हैं, उधमपुर से। साथ में श्रीनगर
आप इमेजिन करिए एसएसपी श्रीनगर होना इस देश में कितना बड़ा जिम्मेदारी है और किस तरीके के ऑफिसर को एसएसपी श्रीनगर बनाया जाता होगा। सो वर्तमान में एसएसपी श्रीनगर हैं, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस श्रीनगर। यहां पर देखिए राकेश बलवाल जी इनका नाम है और ये मणिपुर कैडर के ऑफिसर थे। और जब मणिपुर कैडर में ये काम कर रहे थे तो वहां पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग बहुत होती है। मणिपुर से कुछ लड़कियों को इंडिया में खरीदा बेचा ऐसा होता है, और नारकोटिक्स, वहां पर इन्होंने बेहतरीन काम किया। उसी के बाद इनको एक तरीके से कैडर ट्रांसफर करा लिया गया कि भाई ये तो हीरा है ऑफिसर। सो अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम एंड यूनियन टेरिटरी कैडर में ले आया गया। साथ में ये फिर एनआईए के साथ जब काम कर रहे थे तो होता है पुलवामा अटैक 2019 में। अब पुलवामा अटैक जब होता है तो ये एनआईए की टीम को लीड करते हैं और एफबीआई, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, यूएसए की जो एजेंसी है वो भी एनआईए की हेल्प करती है। और जैश ए मोहम्मद ने जो अटैक कैरी किया था उसको, पुलवामा अटैक को ये क्रैक करते हैं। साथ में एक बुक है राहुल पंडिता जी की, द लवर बॉय फ्रॉम भावलपुर, पाकिस्तान में। वहां उस बुक के माध्यम से मुझे और कुछ जानकारियां भी मिली, जैसे कि एक की नंबर है 1026। उससे पहले मैं बता दूं 13,500 की पेज की एनआईए की चार्जशीट दाखिल होती है स्पेशल कोर्ट में, और उसके पीछे इन्हीं का पूरा इसको जो भी इन्वेस्टिगेशन है उसको कैरी करने का, और बहुत ही डॉन्टिंग टास्क है, थका देने वाला टास्क है, हर चैलेंजेस को पार करते हुए उसको इन्वेस्टिगेशन करने का और सिक्योर करने का, ये बात कि ये टेरर अटैक पाकिस्तान की धरती से हुआ है। अब जो की नंबर 1026 है, इसकी छोटी सी स्टोरी मैं बता दूं आपको दोस्तों। ये है एक मारुति गाड़ी की टूटी हुई की, और ये मिलती है जब राकेश बलवाल जी झेलम के किनारे जो लगता हुआ इलाका है जहां पुलवामा में अटैक हुआ था, और मुझे 2020 में पुलवामा जाने का भी मौका मिला था और वो जगह भी मैंने देखी थी। आई हैव बीन टू दैट एरिया, वो पर्टिकुलर जगह जहां पर ब्लास्ट हुआ था, आई हैव बीन देयर। सो उसी के पास झेलम है, लगभग 250-300 गज पे। तो 250-300 गज पे जब ये चल के जाते हैं तो इनको झेलम के आसपास ही एक टूटी हुई चाबी मिलती है, और टूटी हुई चाबी पे कुछ खून का कतरा है। वो खून का कतरा जो डार एक व्यक्ति था नाम का लड़का जिसने अपने को ब्लो अप किया था, उससे बोन्स के साथ डीएनए मैच कराया जाता है, पता चलता है। साथ में उस चाबी को लेके मारुति और उसकी क्रैंक शाफ्ट जो होती है इंजन की, उसको मारुति बताती है, और मारुति ये बताती है कि ये तो गाड़ी 2011 की है और एक मारुति की हमारे यहाँ से ही निकली हुई गाड़ी है। फिर ऐसा ट्रेस होती है लाइन जहां पर 6 बार उस गाड़ी को बेचा खरीदा जाता है, और लास्ट वाला जो व्यक्ति था जिसने खरीदा था उसको जब पुलिस घर पे जाती है तो वो गायब मिलता है। बस वहां से पूरी की पूरी लाइन जुड़ती है। और जब ये झेलम के किनारे इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे तो बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हो गई। लोग कह रहे थे सर यहां से निकलना अभी सही रहेगा, यहां मत रुकिए। बट बीइंग राकेश बलवाल, राइट, सो ही टुक दैट चैलेंज, और उसको बहुत ही अच्छे ढंग से इन्वेस्टिगेशन करके चार्जशीट जमा करी पुलिस ने, पुख्ता चार्जशीट जिसे हम कहेंगे। और वैसे किस तरीके के व्यक्ति हैं, इंजीनियर रह चुके हैं, और साथ में जिस समय 2012 में क्रैक करा एग्जाम, उस समय रेलवेज में भी पूरी जॉब कर रहे थे। और इन्होंने बताया कि मैं रेलवेज की जॉब करने के बाद रात को लगभग 7-8 बजे से 2 बजे तक रात को पढ़ता था, और फिर मैं अगले दिन ऑफिस जाता था। सो दैट हैज बीन, और अपने जिले से बनने वाले ऐसे ऑल इंडिया सर्विसेज के पहले ऑफिसर हैं। सो दैट इज, दिस इज व्हाट वी कैन लर्न फ्रॉम हिम। इंस्पिरेशनल वर्क है, और इसी वजह से आज देख रहे हैं इनको श्रीनगर का एसएसपी बनाया गया। साथ में इन्हें डीजी सीआरपीएफ ने भी सम्मानित किया था। ही वॉज awarded also, and basically has been is amongst the very good officers of IPS cadre in India. And
what kind of personality he has? He is non-approachable most of the time. So it means बहुत सारे रिपोर्टर्स को ये समय नहीं देते हैं, लो प्रोफाइल रखना पसंद करते हैं. अब मैंने काफ़ी इनके पर्सनल हैंडल्स देखने की कोशिश करी, पर कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा मिला नहीं जहाँ पर ये अपने बारे में बहुत ज़्यादा शेयर कर रहे हो. सो वॉट एवर वी हैव कि श्रीनगर एसएसपी ने बधाई दी है अभी रमज़ान का एक महीना, पाक महीना चल रहा है उसके लिए, और कहा है कि वी वांट टू मेक श्रीनगर पुलिस एज पीपल पुलिस, फ्रेंडली पुलिस. साथ में नॉन अप्रोचेबल हैं, रनिंग अपने को फिट रखने के लिए रनिंग करते हैं और फैमिली के साथ हाइक्स पे भी जाते हैं. ये इनके बारे में जानकारी है. बट an inspiration for the people who want to go into service and also to the people who are serving into the service. Now, this is the book, Rahul Pandita, the lover boy of Bhavalpur, how the Pulwama case was cracked, right? This is the book which gives a lot information about Mr. Rakesh. So this is all we have, and ये हमने कुछ ऐसे ऑफिसर्स जो कि लाइमलाइट में नहीं रहते हैं परंतु इन्होंने एग्जेम्पलरी काम किया है उसके बारे में हमने आपको बताया. मुझे पूरी उम्मीद है आप इससे इंस्पिरेशन लेंगे और सिविल सर्विसेज डे पे पूरी जी जान से लग जाएंगे अपने सपने स्वीकार करने को और साथ में भारत एज अ नेशन की सेवा करने को. जय हिंद, जय भारत. स्टडी IQ IAS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल.